डिस्कस कर चुके थे। और प्रीवियस क्लास में हम लोग पीएच स्केल्स के बारे में पढ़े थे और इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच पढ़ लिए थे। अब कुछ सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स पहले होता क्या है, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। तो पहले तुम जानते होगे, जैसे कि मान लो कुछ कॉमन सॉल्ट्स का अगर हम नाम लें, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब आप कुछ सॉल्ट का नाम सुने होंगे। तो अगर आप तुम बुक में देखोगे तो दिखा होगा कि राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। जैसे आप पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, यहाँ तक पढ़ें। यहाँ तक अगर हम पढ़ें तो इसमें एक चीज़ क्या आ रहा है सबके लास्ट में, सल्फेट। उसी तरीके से आ रहा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट। ये यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, सोडियम, सब में सोडियम आ रहा है। उसी तरह से अगर मान लें कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो सब में क्या कहेगा, क्लोराइड। तो सिंपल सा अगर मान लिए कि जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, तो हम लोग कहते हैं कि ये सोडियम फैमिली का है। और अगर सब में कॉमन क्लोरीन आता है तो हम बोलते हैं कि ये क्लोरीन फैमिली का है। फॉर एग्जाम्पल कि सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंग टू अ फैमिली। सेम कहने का मतलब अभी बताया ना कि अगर आपको फैमिली आइडेंटिफाई करना है तो बिल्कुल ही आसान है। जैसे हम यहाँ पे कुछ सॉल्ट का नाम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक। उसके बाद Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ सब में क्या कॉमन है, सब में सोडियम है। तो इसका मतलब ये जितने भी सॉल्ट है ये सब सॉल्ट है। सॉल्ट का आइडेंटिफिकेशन हम आपको थोड़ा बहुत समझाए होंगे तो बताए होंगे कि एसिड जो होता है ना, एसिड के स्टार्टिंग में H रहता है। जैसे HCl, H2CO3, H2SO4, H3PO4। बेस जो होता है उसके लास्ट में O या OH होता है। लेकिन अगर ये दोनों नहीं हो तो फिर वो सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट अगर है तो देखना है कि सब में क्या कॉमन है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो सब में देख रहे हैं कि सोडियम सब में कॉमन है, तो इसका मतलब ये आपका किस फैमिली से हो गया, सोडियम फैमिली से। वैसे ही अगर हम लिख दें यहाँ पे KCl, पोटेशियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे सब क्या कॉमन है, क्लोराइड। तो ये आपका क्लोरीन फैमिली का हो गया, ठीक। तो फैमिली अगर आपको आइडेंटिफाई करना होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो आप देख लीजिएगा कि उसमें पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन जो कॉमन हो सब में, वो सॉल्ट उसी फैमिली से बिलोंग करता है। इस तरह से आप कुछ और फैमिली लिख सकते हो। या अगर आपके पास बहुत सारे सॉल्ट दिए हुए हैं तो क्या तुम सेम फैमिली के मेंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कर सकते हैं ना। अब मान लो कि हम यहाँ पर लिखते हैं जैसे पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, तो फिर किस फैमिली का हो गया, सल्फेट, क्योंकि सब में सल्फेट कॉमन है। और सब में अगर पॉजिटिव वाला भी कॉमन आ गया तो उस फैमिली का बोलेगा। जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, तो फिर कौन सा फैमिली हो गया, ये फैमिली वाला में आपको कोई डाउट अगर दिया रहेगा तो फैमिली आइडेंटिफाई कर लोगे। अब बात करते हैं पीएच ऑफ अ सॉल्ट, कि सॉल्ट का पीएच वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले तो अगर आप पीएच स्केल के बारे में पढ़े होगे, जानते भी होगे कि पीएच का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है। 0 से 7 तक जो पीएच रेंज होता है वो एसिड के लिए बना हुआ है, 7 से लेकर 14 तक बेस के लिए, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दो तो वो आपका न्यूट्रल सॉल्ट होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा। एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों को अगर मिला दें तो जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, जिसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 7। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड लो और वीक बेस लो तो आप उसको एसिडिक सॉल्ट कह सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है,
देखो दोनों अगर स्ट्रांग हो, स्ट्रांग और मान लीजिए यहाँ पर वीक, तो अगर हम स्ट्रांग एसिड लेते हैं और बेस भी लेते हैं, ठीक है ना, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग, मान लीजिए इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस तरह से तो कंफ्यूज हो जाओगे, एसिड लिए, स्ट्रांग प्लस बेस भी लिए, स्ट्रांग, दोनों को मिला दिए। तो चूंकि दोनों का स्ट्रांग है तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच। इसका पीएच वैल्यू कितना आएगा? 7। इसका पीएच वैल्यू आपका आएगा 7। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि एसिड जो है वो स्ट्रांग लेते हैं लेकिन बेस को वीक लेते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो बिहेवियर सॉल्ट तो हो जाएगा, खैर एसिड और बेस मिला तो सॉल्ट बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रांग कौन है? तो उस सॉल्ट के अंदर जो बिहेवियर आएगा वो ज़्यादातर किसका वाला आएगा? एसिड वाला। तो उस केस में उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 7 से थोड़ा सा कम। तो वही कह रहा है कि एसिड, अगर आपका स्ट्रांग एसिड लीजिएगा और वीक बेस लीजिएगा तो ये एसिडिक होगा, और एसिडिक होगा तो इस केस में इसका पीएच वैल्यू 7 से नीचे होगा, ठीक है ना। और अगर आप वीक एसिड लीजिए, ठीक है, वीक एसिड और बेस कैसा लीजिए आप? स्ट्रांग, तो ये आपका बेसिक होगा। मतलब कि इसको कह सकते हैं कि जो पीएच है ये 7 से जो क्या होगा ना, कम। आप ऐसे कह सकते हैं कि pH लेस देन 7, और इस केस में जो pH है वो ग्रेटर देन, तो ये आपका एसिडिक होगा, ये आपका बेसिक होगा। ये सब सॉल्ट है, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट, ये एसिडिक सॉल्ट, ये बेसिक सॉल्ट। कैसे फॉर्म हुआ समझ में आ रहा है ना। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिला, न्यूट्रल सॉल्ट जिसका वैल्यू कितना? 7। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एक एसिडिक सॉल्ट बनेगा जिसका पीएच वैल्यू लेस देन 7। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, और बेसिक सॉल्ट। क्लियर। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं केमिकल फ्रॉम अ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कहने का मतलब कि एक जनरल लाइफ में जो हम बहुत सारे सॉल्ट को यूज़ करते हैं। अब जनरल लाइफ में हम लोग कौन कौन सा सॉल्ट को यूज़ करते हैं? तो एक तो होता है कि खाने वाला नमक NaCl, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हो गया ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हम लोग अपने जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं इसको कॉमन सॉल्ट। नहीं, बेस है वो, ठीक है ना, सॉरी गलती से बोल दिए। तो बाय नाउ वी हैव लर्न द सॉल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब बात ऐसा करते हैं कि एक सॉल्ट का प्रिपरेशन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या हुआ? HCl। तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करना है, जैसे हम लोग HCl ले लिए एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट। तो ये बना आपका NaCl। Na जो है Cl से रिएक्ट किया और HOH से रिएक्ट किया तो वाटर H2O। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट विथ वाटर बनाता है, ठीक। अब ये जो सॉल्ट है ये आप घर में यूज़ करते हो, जो खाने वाला नमक होता है NaCl। लेकिन क्या हम लोग जिस फॉर्म में हमको मिलता है नेचर से उसी फॉर्म में हम इसको यूज़ कर लेते हैं? नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड मिलता है, जो एक खाने वाला नमक होता है वो भी सोडियम क्लोराइड ही होता है। अब सोडियम क्लोराइड और कहाँ से मिलता है? ये तो हुआ कि लैबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जनरल लाइफ में जो हमारे पास खाने वाला नमक आता है वो सोडियम क्लोराइड है, वो कैसे बनता है?
वो आपको पता होगा कि उसको बनाने के लिए आपको ये जानकारी होगी ना कि समुद्र का जो पानी होता है, तो जो सी वाटर होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट मिले हुए रहते हैं। अब वो सी वाटर को क्या किया जाता है कि बहुत जो समुद्र के किनारे गड्ढा होता है, उस गड्ढे में उस पानी को जमा किया जाता है। जमा करने के बाद क्या किया जाता है, कुछ समय के लिए पानी को ब्लॉक कर दिया जाता है कि फर्दर सी वाटर जो है उस गड्ढे में नहीं आए, क्योंकि कंटिन्यू पानी आते रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। तो पहले एक बार पानी को जमा करके फिर ब्लॉक कर दिया जाता है जाकि फर्दर उसमें पानी नहीं आए, और उस पानी को छोड़ दिया जाता है इवापोरेशन के लिए। अब पानी क्या होता है कि इवापोरेट करता है। पानी जब इवापोरेट करता है तो उसके अंदर का जो मिक्स सॉल्ट है वो तो इवापोरेट नहीं ना करेगा, तो वो वहीं पर जमा रह जाता है और पानी इवापोरेट हो जाता है। अब उसको उठा करके और फिर कहाँ ले जाया जाएगा, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में उसको प्योरीफाई किया जाता है और ऊपर से उसमें आयोडीन ये सब मिलाया जाता है। फिर उसकी पैकिंग होती है और पैकिंग होने के बाद हमारे पास आता है। समझ में आया? तो सबसे पहले कि आज जो एक ह्यूज क्वांटिटी में जो नमक बनता है, जो हम लोग नमक खाते हैं, वो सारा नमक इस मेथड से नहीं बनता। उसको किस मेथड से बनाया जाता है, तो उसको हम लोग सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं। आप भी चाहो तो समुद्र का पानी को आप ले लो, एक जार के अंदर घर के अंदर लाओ और उसको छोड़ दो इवापोरेट होने के लिए। पानी इवापोरेट कर जाएगा तो देखोगे नीचे में कुछ नमक बचेगा, लेकिन उसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं होता, उसमें मैग्नीशियम का भी सॉल्ट होता है। तो इसलिए ज़रूरत पड़ता है उसको कि थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन का। तो फैक्ट्री में उसका प्यूरिफिकेशन होता है। और इन एडिशन, उसमें एडिशन क्या किया जाता है, आयोडीन, क्योंकि पता होगा कि नमक के अंदर आयोडीन होना चाहिए। और आयोडीन हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है डिजीज। कौन सा डिजीज से, ग्वाटर, ठीक है ना। तो आप अक्सर एडवर्टाइजमेंट अगर नमक का देखते होगे तो बोलता है क्या आपके नमक में आयोडीन है, या फिर बोलता है कि आयोडीन युक्त नमक, टाटा सॉल्ट। तो वो कहाँ से, आयोडीन क्या वो नेचर से ही रहता है, नहीं, उसको मिलाया जाता है। तो सेम ये दिया हुआ है कि सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट। ये तो बता ही चुके हैं। अब एक और चीज़ आपको पता होगा कि ये जो नमक, इसमें दिया हुआ भी एक गांधी जी का पिक्चर देखोगे। नमक को तो हम लोग ऐसे एक बोलते हैं ना कि नेशनल मूवमेंट से भी जोड़ के देखते हैं। आपको पता होगा कि 1930 में इस नमक को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था, सबको पता होगा। क्या हुआ था उसमें, तो उसमें क्या हुआ था कि अभी भी आप जो नमक लेते हो, देखोगे पैकिंग किया हुआ नमक लोगे तो उस नमक पर कुछ टैक्स लगा हुआ रहता है। 1930 से पहले आप जानते हो कि इंडिया जो थे ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, तो उस समय भी जो ब्रिटिशर्स थे नमक के ऊपर में टैक्स लगाए हुए थे। और गांधी जी ने जस्ट इसी टैक्स के खिलाफ आवाज़ उठाया कि जो नमक है वह समुद्र के पानी से बनता है, वह पानी जो है हमारे देश का है। दूसरी बात है कि जो ब्रिटिशर्स है वो टैक्स इस पर लगा दिए, तो टैक्स जो होता है कॉमन आदमी को पेड करना पड़ता है। तो हम टैक्स क्यों पेड करेंगे, जब समुद्र के पानी से ही नमक बनता है और ये हमारे देश का है, तो हम इस पर टैक्स पेड नहीं करेंगे। और इससे क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जो थे उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन था टैक्स का वो थोड़ा सा कम हो जाता। किसी चीज़ के ऊपर टैक्स कम हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा दाम होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा ना। तो इसी चीज़ को सिंबलाइज करके कि अंग्रेज जो है वो गलत कर रहा है, हमसे गलत तरीके से टैक्स वसूल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, तो हम इसके खिलाफ है। और उन्होंने डांडी मार्च शुरू किया। फिर आप हिस्ट्री में पढ़े हुए कि वो साबरमती आश्रम से अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ निकलते हैं, डांडी जाते हैं, डांडी में जा कर के समुद्र के पानी से वो नमक बनाते हैं, और जो नमक के ऊपर में टैक्स लगा हुआ था उस टैक्स को पेड करने से मना कर देते हैं। और वहीं से एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होता है। इंडिया में देखोगे तो जो बिफोर इंडिपेंडेंट जो बहुत बड़े आपको मूवमेंट हुए, उसमें ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। और उस मूवमेंट का क्या नाम था, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। आफ्टर दिस, ये तो डांडी मार्च था ही,
डांडी मार्च के बाद ही, इस नमक कानून के बाद ही आपका सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है ना। तो ये नमक जो है ना, ये इंडियन हिस्ट्री में मतलब समझिए कि ये आज़ादी की लड़ाई में भी काफ़ी अहम रोल प्ले किया है। तो नमक को आप इस तरह से नहीं बोल सकते हो, ये आप कह सकते हो कि ये स्वतंत्रता सेनानी है, आपको आज़ाद कराने में इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, नमक का। लोग को जागरूक करने में, पहले लोग सोए हुए थे, कोई ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ नहीं बोलता था, गांधी जी बार बार चिल्लाते थे नहीं जागो जागो जागो, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाओ, कोई नहीं जगा हुआ था, कोई पार्टिसिपेट भी नहीं करता था। लेकिन एक नमक ही था जो लगा, और सब जब लगा तो सब लोग जाग गए, जब जाग गए तो फिर ब्रिटिशर्स को, जानते हो ना, नमक कहीं पर कटे पर नमक को छीट दो तो फिर क्या होता है। तो आप इस नमक को आप उस तरीके से भी याद कर सकते हो कि हमारी आज़ादी में इस नमक का बहुत बड़ा वाला योगदान है। जितना योगदान हमारे किचन में है उतना ही बड़ा योगदान इसका। अब आप किचन में सोचो ना कि इसका कितना बड़ा योगदान है। आपके घर में चीनी नहीं है, चलेगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, क्या साल भर भी चलेगा, चीनी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सेम सोचो कि नमक नहीं है, आप कितना दिन चला सकते हो मीठा खाना खा खा कर? 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीसरा बार चौथा दिन तो नमक महान कि चीनी महान? तो नमक महान। तो हम तो कहते हैं कि किचन का किंग अगर कुछ है तो वो नमक है। बिना नमक का आपका किचन बिल्कुल ही सूना है। अगर सुबह सुबह मम्मी उठी, किचन के अंदर गई, नमक का जार और चीनी का जार, सबसे पहले उनको नमक पर ही ध्यान जाता है। भले आप लोग चीनी चीनी चिल्लाते हैं, चीनी में मिठास होता है, मिठास की कोई खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नमक की बहुत ज़रूरत है। और जितना भी आप, अगर आप सोचो ना, अभी बहुत सारे बच्चे अगर बैठ कर सोचोगे तो आपका जो भी फेवरेट चीज़ होगा कहीं ना कहीं उसमें ये शामिल होगा। आप सोच लीजिए और आप नमक को हटा के सोच लीजिए कि फिर आप बिना नमक के आप सरवाइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। टेस्टलेस मत बोलिए, आप चीनी खाइए, हम तो भाई नमक खाएंगे। हम नमक को ज़्यादा, उसको बोलता है ना कि इम्पॉर्टेंस देंगे एज़ कंपेयर टू द चीनी। और है भी ऐसा, कभी आप सोचे भी नहीं होंगे, नमक को आप इज्जत भी नहीं देते हो। 2-4 चम्मच चीनी गिरा देते हो तो मम्मी चिल्लाने लगती है, लेकिन 2-4 चम्मच अगर आप नमक गिरा देते हो तो कोई बात नहीं है। अगर आप खाना खाते समय नमक लेते हो तो थोड़ा की जगह पर कुछ ज़्यादा भी ले लेते हो और कुछ उसको बर्बाद भी कर देते हो। चीनी को आप बर्बाद नहीं करते हो। फिर वही बात कि आप सोने की परख नहीं कर पा रहे हो। एक्चुअली में सोना जो है वो ना नमक है, इसकी परख कीजिए, इसका इंपॉर्टेंस को समझिए और इसको बचाइए। भले सस्ता है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एक और चुम नमक देखा होगा, एक तो नमक वाइट कलर का आता है, एक और नमक आता है सेंधा नमक, आप जानते हो ना। तो सेंधा नमक कहाँ से मिलता है? उसी तरह दिया द कॉमन सॉल्ट दैट ऑब्टेन्स इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फ्रॉम द वेरियस मटेरियल डेली यूज़। उससे तो बताया कि डेली यूज़ में बहुत सारा नमक आता है आपका। इसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब बताएंगे हम आपको। लेकिन उससे पहले हम एक नमक बता रहे हैं, सेंधा नमक। किस कलर का होता है? किस कलर का होता है? देखिएगा ना, पत्थर टाइप का, वो पत्थर टाइप का होता है, कुछ कुछ बड़ा बड़ा पत्थर होता है। उसको किसी को फेंक के मार दो, माथा फट जाएगा। एक्चुअली में वो सी वाटर से नहीं मिलता है, वो एक रॉक सॉल्ट उसको कहते हैं हम लोग, रॉक सॉल्ट, चूँकि पत्थर की तरह होता भी है। तो जिस तरीके से कोल की माइनिंग होती है ना, उस तरीके से उसकी भी माइनिंग होती है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि दिस लार्ज क्रिस्टल आर ऑफ्टन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज, दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। बेड रॉक सॉल्ट फॉर्म बाय व्हेन सी ऑफ बायोजीन एजेस ड्राइड अप, रॉक सॉल्ट माइंड लाइक अ कोल। ये कभी कभी क्या होता है कि ये समुद्र के पानी से ही बनता है, लेकिन कभी कभी ये जमा होकर सूख जाता है और ड्राइड हो जाता है।
तो इसकी जो होती है निकाला जाता है, तो माइनिंग करके निकाला जाता है। और इसका ब्राउन कलर जो होता है वो इम्प्योरिटीज के कारण होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत गंदगी रहती है। रॉक सॉल्ट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर आप भुट्टा वाला के पास जाओ, भुट्टा खाओ, देखोगे रोड पे भुट्टा बेचते रहता है, आप हमेशा ये सोच के चलते हो कि भुट्टा वाला जो नमक दे वो कौन सा नमक दे, ये वाइट वाला कि वो रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट देता है, कुछ ज़्यादा टेस्टी लगता है ना रे। तो रॉक सॉल्ट उसकी माइनिंग की जाती है और उसका ब्राउन कलर होता है ड्यू टू इम्प्योरिटीज़ के कारण। कुछ कॉमन सॉल्ट के बारे में बोल रहा है कि कॉमन सॉल्ट जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इस डेली लाइफ में यूज़ करने वाले में एक तो आया आपका द कॉमन सॉल्ट दैट ऑब्टेन्स फ्रॉम इम्प्योरिटी रॉ मटेरियल फ्रॉम वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर। ये सब कॉमन यूज़ हम लोग करते हैं। कॉमन यूज़, अब बेकिंग सोडा के बारे में बात करो। नमक तो समझिए कि ये तो भैया एकदम कॉमन है, एकदम कॉमन है। मतलब कि सुबह शाम दोपहर, जैसे डॉक्टर का होता है ना, सुबह में 2 चम्मच, दोपहर में 2 चम्मच और रात में सेम ये है, सुबह में 2 चम्मच, दोपहर में 2 चम्मच, रात में 2 चम्मच। इसको आप भूल नहीं सकते हो। वैसे ही अगर आप बेकिंग सोडा को कहो तो बेकिंग सोडा भी एकदम कॉमन है। अभी आपका घर में फेस्टिवल हो जाए, घर में बनाना हो पकौड़ा, तो पकौड़ा को एकदम क्रिस्पी और एकदम उसको बोलता है ना, खास्ता बनाना हो तो उसे मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? बेकिंग सोडा। बेकरी प्रोडक्ट आप सब जानते होंगे। बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा की ज़रूरत है। कॉमन है ना, ऐसा थोड़ी ना कि बेकिंग सोडा कहाँ मिलेगा सर, कहाँ मिलेगा? आज ही जाओ दुकान में, हर दुकान में बेकिंग सोडा मिलेगा। किस तरह का होता है कलर? वाइट कलर का, चिकना साल का, देखे होगा ना। वॉशिंग सोडा देखो, पहले क्या था ना, उसको धोबिया सोडा भी कहा जाता था। धोबिया सोडा इसलिए कहा जाता क्योंकि पहले जो लोग धोबी लोग होते थे, वॉशर्समैन, धोबी कास्ट का नहीं मतलब वॉशरमैन, जो कपड़ा धोते थे, तो जब डिटर्जेंट का ज़माना नहीं था या था तो काफ़ी महंगा था, तो उस समय क्या होता था कि इस वॉशिंग सोडा से ही कपड़ा को धोया जाता था। अब धीरे धीरे मार्केट में चूंकि इतना ज़्यादा डिटर्जेंट आ चुका है कि ये लोग अब कम यूज़ करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर कौन नहीं जानता होगा? जानते हो? कैसे जानते हो? छठ का फेस्टिवल याद कीजिए। छठ का जब फेस्टिवल होता है, ऐसे नहीं छठ फेस्टिवल में कुछ ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। छठ का फेस्टिवल होगा, गलियां साफ़ होगी, रोड साफ़ होंगे। जहाँ पे कूड़ा का बड़ा बड़ा पहाड़ होता था उसको प्लेन कर दिया जाता है, पता नहीं पहाड़ कहाँ गायब हो जाता है, और फिर वहाँ पे एक वाइट कलर का पाउडर छीटा जाता है। उस पाउडर से एक अजब सा स्मेल आता है। एक्चुअली में वो जो स्मेल होता है वो क्लोरीन गैस का होता है। वो जो पाउडर होता है वो ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो इंसेक्ट्स को मारता है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। अभी हम लोग उस पर और डिस्कस करेंगे ब्लीचिंग पाउडर, लेकिन ये भी कॉमन है। आप सब देख लिए ना, कॉमनली मिला ना। चलिए, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आप जानते होंगे। कितना लोग जानता है? नहीं जानता होगा तो जान लो, और नहीं जानना तो कॉमन जानना है ना। तो क्या करो कि घर में जाओ, सीढ़ी पे तेल गिराओ और तेल गिरा के खुद फिसल जाओ, हाथ या पैर टूट जाएगा। टूटने के बाद फिर क्या होगा? तो फिर थोड़ी ना टूटने के बाद तुरंत प्लास्टर लगेगा। उसके बाद माई बाप, दादा दादी, नाना नानी, पूरे 7 खानदान को हम लोग याद करते हैं, और भी दिल से याद करते हैं। फिर 7 खानदान हमारे आते हैं, अलग अलग तरीके से वो ट्रीट करते हैं। कुछ लोग आपके टूटे हुए पार्ट को टच करते हैं, जो लोग टच करते हैं वो अच्छा वाला गाली सुनते हैं। फिर कुछ लोग आपको उठाते हैं, उठा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो जो डॉक्टर होता है उसको एक खास तरह का डॉक्टर कहा जाता है,
जिसको कौन सा डॉक्टर कहा जाता? ऑर्थोपेडिक। पहली बार हम लोग समझते हैं कि वो ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, मतलब कि ये हड्डियों का इलाज करता है। फिर वो डॉक्टर आपकी हड्डियों को फिर बराबर में लाता है और फिर उसके ऊपर में एक चढ़ा देता है, दम बराबर हाथों में लग जाता है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। उस हाथ से किसी को मार दीजिएगा, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब ऐसा नहीं है कि उसको देखने के लिए आपको हाथ पैर तोड़ना पड़े, या किसी को तोड़ दीजिए या अपना खुद तोड़ लीजिए। घर में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग लगाते हैं, उससे बहुत सारा और भी चीज़ें होता है। कॉमन है ना, बहुत ज़रूरी भी है। ये सब कुछ कॉमन सॉल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसी में से एक आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को समझते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे होगा। तो कह रहा है कि अगर हम लोग नमक को क्या किए हैं कि वाटर से मिला दिए हैं, ये एक H2O, ठीक है ना, ये एक सॉल्यूशन टाइप से है। वाटर मतलब कि नमक है और वाटर के साथ उसका क्या है, सॉल्यूशन है। अब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। क्या पास करवाएंगे? जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो आपका यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा विथ Cl2 और H2, ठीक है ना। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी passes through aqueous solution of sodium chloride, it decompose to form sodium hydroxide. The process called the chlor-alkali process. इसको क्लोर, देखो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका प्रोडक्ट देखिए, एक तो क्लोरीन है और एक जो है वो क्या है, बेस है। और बेस में कैसा बेस? सॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबल बेसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर को ही अल्कली कहते हैं। तो क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया कि नमक को पहले पानी में डाल दिए, मिला दिए, मिलाने के बाद उस सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोज करेगा। ये जो सॉल्ट है ये ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद आपका क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अल्कली। अल्कली मतलब सॉल्युबल बेस है, और क्लोरीन बनेगा। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। और इस तरीके से हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्लोरीन गैस गिवन ऑफ एनोड। देखो यहां पे क्या होता है कि ये जो है आपका नेगेटिव होता है। तो आप जानते होगे ना कि जैसे अगर मान लिया कि ये आपका जार है, इसके अंदर में क्या किया कि नमक और पानी का सॉल्यूशन ले लिए। नमक पानी का सॉल्यूशन लेके इसमें 2 रॉड लिया जाता है। एक रॉड इधर लेंगे, इसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इस देखो क्या करेंगे ना कि पहले पानी ले लिए, पानी के अंदर नमक मिला दिए, एक्वस सॉल्यूशन हो गया। फिर इसके अंदर 2 रॉड लेते हैं। इस 2 रॉड को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक। इस 2 रॉड को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। अब फिर क्या करेंगे, यहां से ऐसे ले लेते हैं। मान लें कि यहां से हम नीचे से, जगह नहीं है ऊपर, तो इसको बैटरी से या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिए। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, उसको एनोड कहा जाता है, और जो नेगेटिव होता है इसको कैथोड। तो ये आपका कैथोड हुआ और ये आपका एनोड हुआ। देखो ये आपका एनोड और ये आपका हुआ कैथोड, ठीक ना, एनोड और कैथोड। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे ये ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। चूंकि ये सॉल्युबल है, मिक्स हो गया। अब ये क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। और हाइड्रोजन जो होता है वो
तो आपको पता है ना कि जो नेगेटिव होता है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव आयन को। नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो एनोड है वो किसको? क्लोरीन को। और हाइड्रोजन कैथोड पे। तो क्लोरीन जो है पूरा का पूरा एनोड पे जमा हो जाता है और हाइड्रोजन जो है कहाँ जमा हो जाता है? कैथोड पे। थोड़ा देर तक ये प्रोसेस चलते जाता है। क्लोरीन और हाइड्रोजन एनोड और कैथोड पे जमा हो गया, बाहर निकाल लिए, बचा क्या इसके अंदर? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो यही चीज आपका यहाँ पे लिखा हुआ कि नियर द कैथोड, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म नियर द कैथोड, द 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑल यूजफुल। ठीक है ना? ये सब का सब यूजफुल होता है, फिर हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, उसके बाद आता है यहाँ पे एक और ब्लीचिंग पाउडर। गैस के फॉर्म में रहता है, चूंकि गैस के फॉर्म में वो कब रहेगा? जब वो फ्री रहेगा। लेकिन जब उसको मिल ही रहा एक जो उसको न्यूट्रलाइज करने वाला सब्सटेंस, तो फिर उसके साथ जमा हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, ठीक है ना? यहाँ पे इसका बबल्स जो होता है ना, ऐसे जमा हो जाता है इस तरीके से। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ऐसे जमा होगा और यहाँ पे आपका क्लोरीन जमा होगा इस तरीके से। और जो आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसी के करीब में जमा रहता है इधर। फिर सबको अलग अलग कर लेते हैं। तो 3 पार्ट हो गया, एक कैथोड पे, एक एनोड पे, कैथोड पे और एक नियर बाई कैथोड। नियर बाई मतलब उसमें नहीं, उसके करीब में। फिर सबको अलग कर लेते हैं और तीनों हमारे लिए जरूरी है। क्लोरीन भी जरूरी है, हाइड्रोजन भी जरूरी है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ब्लीचिंग पाउडर की कहानी को समझ रहे थे। पहले हम लोग इसके बारे में ही डिस्कस करते हैं, फिर कैसे बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, वो सब। लेकिन पहले हम लोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना? इसका जो एक्चुअल फार्मूला होता है, ये होता है CaOCl2। CaOCl2। कहीं कहीं पे आप इसको ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, CaOCl और फिर Cl। ठीक है, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, CaOCl2। ठीक है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है वो होता है CaOCl2। तो है कि वी हैव ऑलरेडी कम टू नो अबाउट द क्लोरीन टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वा सॉल्यूशन। अब क्या हुआ कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके कि क्लोरीन का फॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे। प्रीवियस इससे जस्ट पहले ही बात कर रहे थे कि क्लोरीन का फॉर्मेशन कैसे होगा। उसके बाद दिस क्लोरीन गैस जो हम लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए हैं, उसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करवा देंगे। इससे पहले जो हम क्लोरीन गैस को प्रिपेयर किए, उस क्लोरीन गैस को कहाँ से पास करवा देंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करना है तो किस तरीके से करना होगा? तो लैबोरेटरी के अंदर अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर हम क्लोरीन गैस को पास करवा दें तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वही लिखा, मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ट लाइम। तो क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर मान लिए कि एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, स्लैक्ट लाइम भी इसको कहते हैं, CaOH2, स्लैक्ट लाइम, ड्राई स्लैक्ट लाइम है। अब इससे क्या किए कि हम क्लोरीन गैस को पास करवाएं, या यूं कहें कि क्लोरीन जो है इसके साथ एक्शन करता है। तो उस केस में आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ क्या लिखेंगे? CaOCl2। और निकलेगा क्या? तो यहाँ से आपका H2O अलग हो जाएगा। ठीक है? तो वही लिखा हुआ है कि
थ्रू एक्चुअल कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स। तो वेन एवर अ क्लोरीन गैस पासेस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या आप कह सकते हैं कि वेन एवर क्लोरीन एक्शन विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैक्ट लाइम, ब्लीचिंग पाउडर विल बी फॉर्म। इसका फॉर्मेशन होता है। वाटर तो आप छोड़ ही दीजिए। अब बात आती है कि इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे है। देखो, ब्लीचिंग पाउडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में काफ़ी ज़्यादा पूछता है। पहले हम ये बता दें पूछता कैसे। पहला तो पूछा व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, 1 नंबर, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन लैबोरेटरी। तो केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो केमिकल इक्वेशन लिखना है तो बस ये आपको लिखना होगा, ठीक है ना। उसमें कुछ कहानी नहीं लिखना है, सिर्फ केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन हो गया। राइट एनी 2 यूजेस या 1 यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो उसका फिर यूज आपको बताना होगा, ठीक है। जब भी पूछेगा 3 नंबर में पूछेगा या 4, जो भी पूछे। 5 नंबर में पूछ सकता है, तो 5 नंबर पूछेगा तो कुछ और क्वेश्चन बढ़ा देगा। एक फार्मूला, कोई भी कॉमन सॉल्ट रहेगा तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, इक्वेशन तो पक्का पक्की याद रखना है, और फिर यूज। इसको बैलेंस तो करके ही लिखेंगे। तो पहला तो आप समझ गए कि फार्मूला इसका, इक्वेशन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर आप इक्वेशन को समझिए तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि H2O है, तो एक O को यहाँ से हटा दियो, O2 H2, एक O को निकाले हैं। जैसे H2 है, O2 है, तो एक O को हटा दो, एक O बचा, H2O हो गया। और ये जो O है इससे और क्लोरीन से कंबाइन कर गया, कैल्शियम क्लोरीन, और ये एक O। याद रखने के लिए है। अब आता है इसका यूजेस। यूजेस से पहले आप इसके बिहेवियर को समझिए। ब्लीचिंग पाउडर आप में से सब लोग देखे होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो कह देगा कि नहीं हम तो ब्लीचिंग पाउडर देखे ही नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर हर कोई देखा होगा और हर किसी के घर में होना भी चाहिए। नहीं भी है, आज पढ़िए और आप पढ़ने के बाद यहाँ से निकलिए, घर से मतलब घर जाने से पहले दुकान जाइए और वहाँ से ब्लीचिंग पाउडर लीजिए, क्योंकि ये आपके घर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। यूज़ तो हम बाद में बताएंगे। ये वाइट कलर का सॉलिड होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद सॉल्युबल इन वाटर, पानी में डालिएगा देखिए घुल जाएगा, और उससे क्लोरीन का स्मेल आता है। उससे जो स्मेल आता है ना वो क्लोरीन का स्मेल आता है, देखिएगा थोड़ा सा हार्ड स्मेल आता है, क्लोरीन का स्मेल आता है। वाइट कलर का होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और उससे क्लोरीन का स्मेल आता है। अब इसका यूज़ कहाँ करेंगे? तो पहला तो यूज़ हम लोग अपने घर से शुरू करते हैं। तो घर में अगर आपको टंकी साफ करते हैं, टंकी साफ करते हो ना, तो उसको ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा बहुत मिला देना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर पानी में थोड़ा बहुत जर्म्स है उसको वो मार देगा। गांव देहात में जो कुआं होता है, कुआं में ब्लीचिंग पाउडर मिला दिया जाता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ा बहुत मात्रा में, ताकि कुआं में अगर कोई जर्म्स हो तो उसको मार दे। तो इसका मतलब हुआ ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज़ है वो पानी के प्यूरिफिकेशन में थोड़ा बहुत यूज़ किया जा रहा है। इसमें जो क्लोरीन होता है ना वो पानी को प्यूरिफिकेशन में काफ़ी यूज़फुल होता है। किसी किसी के घर में देखोगे तो वाटर प्यूरिफायर लगा होगा, उसमें एक वाइट कलर का पाउडर देखिएगा लगा रहता है। आप खाली पता करके आइएगा वाइट कलर का पाउडर क्या होता है। एक्वा मतलब जो आरओ वाला नहीं, एक सिंपल जो प्यूरिफायर आता है उसमें देखिएगा वाइट कलर का एक रिफिल टाइप का रहता है, वाइट कलर का उसमें पाउडर आता है, वो पता करके खाली आइएगा वो क्या होता है। दूसरा बात कि आप जानते हैं कि जहाँ पे कूड़ा करकट फेंकते हैं तो फेंकने के बाद सफाई करने के बाद वहाँ पे छींट देते हैं, एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करता है। डिसइंफेक्टेंट मतलब कि वहाँ कूड़ा साफ कर दे तो वहाँ पर बहुत सारा बैक्टीरिया और बहुत कुछ होते हैं, तो वो इन्फेक्शन फैला सकते हैं। वो इन्फेक्शन नहीं फैलाए तो उसको मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर को उस जगह पे स्प्रेड कर दिया जाता है, ठीक। जो हमारा ये पेपर है इसमें दीमक लगने के चांसेस है ना, तो दीमक नहीं लगे
इसलिए पेपर बनाते समय इसमें ब्लीच कर दिया जाता है, इस पेपर को ब्लीच कर दिया जाता है, जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, इसका लाइफ बढ़ जाता है और लंबे टाइम तक ये पेपर खराब नहीं होता। इवन जो क्लॉथ्स होता है उस क्लॉथ्स को भी ब्लीच कर दिया जाता है ताकि उसमें किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं लगे और आपके कपड़े को ख़राब नहीं करे। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं ना, जो कि मान लें कि बहुत सारा उलेन क्लॉथ है, ठंड का मौसम ख़त्म हो गया, उसके बाद एक लंबे टाइम तक उसको स्टोर करके रखना रहता है, तो हो सकता है कि आपके उस कपड़े में कीड़ा लग जाए। तो उससे पहले बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसको ब्लीच करवा देते हैं। ब्लीच कराने का मतलब उसमें ब्लीचिंग पाउडर ही हल्का फुल्का मिला दिया जाता है, जिससे वो इन्फेक्शन उसमें नहीं लगता है और लंबे टाइम तक आपका कपड़ा सेफ रहता है। तो वही कह रहा है कि ब्लीचिंग कॉटन लिनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प पेपर फैक्ट्री एंड ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ इन लॉन्ड्री एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक फ्री फ्रॉम जर्म्स। बहुत सारे केमिकल्स के फॉर्मेशन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। आपको बताए होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि कोई वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है, अपना ऑक्सीडेशन नहीं, किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ भूलने वाला तो है नहीं कि आप भूल जाओगे, आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हो तो डेली लाइफ में इसको याद रखोगे। क्लियर है? तो ये आपका इतना तक हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना? आप उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और एक बार थोड़ा सा रीड कीजिएगा। रीड करने के बाद इसको थोड़ा सा अपने दिमाग को जोर डाल करके इसके बारे में सोचिएगा। सोचोगे तो बहुत कुछ खुद ब खुद आपके नज़रों के सामने आएगा, फिर याद करना आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसको कल पढ़ कर आओगे और फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।